यस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आपको ये वीडियो मिलेगी, बट मेरे लिए तो ये गुड नाइट है एज इट्स 11 o'clock। तो आई होप आप सब सेफ हैं, फाइन हैं। तो मुझे आपको एक चीज और बतानी थी कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कुछ लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। तो हमारी अपनी एक ऐप है बाय द नेम ऑफ क्लिक इंस्टीट्यूट। तो यू कैन डाउनलोड दैट ऐप बाय द नेम ऑफ, मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ, मैं इरेज कर दूंगी, क्लिक इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई लेक्चर नहीं मिलता है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट एट 7888483804। ठीक है जी। एंड जो स्टूडेंट्स हमारे अपने हैं, जो हमसे ऑलरेडी ऐप के साथ जुड़े हुए हैं, अदरवाइज हमारे पास ऑफलाइन मोड में पढ़ रहे थे, उनके पास तो हमारे पर्सनल नंबर्स हैं ही हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम स्टार्ट से पहले मैं आपको बता दूंगी कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है, बेसिकली ये फिजिक्स का भी पार्ट है और केमिस्ट्री का भी पार्ट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे दो मैंने साइंटिस्ट के नाम लिखे नीचे, रिचर्ड फेनमैन और नील्स बोर। नील्स बोर तो आप पढ़ ही चुके हो। तो रिचर्ड ने कहा था, आई थिंक आई कैन सेफली से दैट नोबडी अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, और सेकेंडली नील्स बोर, इसको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है भाई साहब। तो इसने कहा था, इफ यू आर नॉट कंफ्यूज बाय क्वांटम फिजिक्स देन यू हैवंट रियली अंडरस्टैंड इट। कि अगर, ठीक है, समझ ही गए होगे आप। तो लेट्स स्टार्ट, बट डरना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। तो सबसे पहले हमें क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत क्यों पड़ी थी? आपने पढ़ लिया, आपने पढ़ा पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, आपने पढ़ा वेव नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो अब कोई थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है हमारा पार्टिकल नेचर, कोई थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है हमारे पास वेव नेचर। तो हमें किसी ऐसी थ्योरी की जरूरत थी जो पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, ठीक है, मैटर के पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है जी, तो इसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटम मैकेनिक्स कंसिडर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर इन कंसिडरेशन। तो क्वांटम मैकेनिक्स ड्यूअल नेचर मीन्स वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, दोनों को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो सबसे पहले बोहर मॉडल आप पढ़ चुके हैं हम। बोहर मॉडल ने क्या बोला था? बोहर ने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड पाथ। राइट, मतलब क्या इसका कि जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको लेक्चर दे रही हूँ तो मैं इधर से इधर ही हिल रही हूँ। ठीक है, मेरा फिक्स पाथ है कि यहाँ पे मैं खड़ी होकर आपको लेक्चर दे रही हूँ, हिल भी रही हूँ, फिक्स्ड हूँ। लाइक अगर मैं कोई बोलूँ, अगर मेरे रूम की बाउंड्री के साथ साथ कुछ चल रहा है, फिक्स्ड पाथ है उसका, उसने अपने पास से हिलना नहीं है, फिक्स्ड एक बाउंड्री है। तो ये बोहर ने बोला था। ठीक है, अब पाथ हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आपको पता ही है, इतनी फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ के आए हो। पाथ हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हमें वेलोसिटी पता और पोजीशन पता है इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्टली, बट ये चीज हाइजेनबर्ग की कॉन्ट्राडिक्टरी थी। उसने कहा था कि हम वेलोसिटी और पोजीशन साइमल्टेनियसली नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं, नील्स बोहर भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मतलब बोहर मॉडल ने वेव नेचर को कंसिडरेशन में नहीं लिया था। ठीक है जी, तो ये सब जो मैंने गाथा भी गाई है, ये इसलिए गाई है कि आपको पता चल जाए कि हमें क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत क्यों पड़ी थी, कि कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं थी जिसने पार्टिकल नेचर को और वेव नेचर दोनों को एक्सप्लेन किया था। ठीक है जी, तो उसके बाद जिसने एक्सप्लेन किया था क्वांटम मैकेनिक्स, जो दी थी, जिसने श्रोडिंगर ने दी थी, श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। तो क्वांटम मैकेनिक्स एरविन श्रोडिंगर ने 1926 में दी थी। ठीक है, श्रोडिंगर जी ने बहुत सारा काम किया था, इसने ही बेसिकली सारा काम किया क्वांटम पे। ठीक है, उसके बाद ये जो क्वांटम इक्वेशन है दैट इज बेस्ड ऑन वेव मोशन एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली जो है वो वेव मोशन के साथ एसोसिएटेड है, पार्टिकल की। ठीक है, वेव जो मैं आपको वेव की प्रॉपर्टीज भी करा चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद उसने कहा था, फॉर द वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस ही पुट फॉरवर्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हाँ, उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस, ये तो हम पढ़ चुके हैं, रदरफोर्ड ने हर मॉडल में बता दिया था कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के राउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। बोहर ने क्या बोला था? न्यूक्लियस के राउंड इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। बट ये क्या कह रहा है कि 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, तो इसने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी थी। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द हार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है ये आपको आनी चाहिए।
इसी पे बेस्ड है सारी क्वांटम मैकेनिक्स। आपको बहुत थोड़ा सा पार्ट है क्वांटम का, अदरवाइज क्वांटम मैकेनिक्स बहुत बहुत लार्ज टॉपिक है, ठीक है। डेल स्क्वायर साई, ये डेल है डिफरेंशिएशन वाला जो डेल है, डेल स्क्वायर साई प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल जेड स्क्वायर। ये एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अब मैं एक्सप्लेन करूंगी क्या क्या है। दिस इज हार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसको आपको एज सच ही आपको आनी चाहिए ये इक्वेशन। साई क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ठीक है, साई अकेला साई, और ये जो ये कोऑर्डिनेट्स है इलेक्ट्रॉन के एक्स वाई जेड। ई क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी इज पोटेंशियल एनर्जी, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता है 9.11 into 10⁻³ kg, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 into 10⁻34 जूल सेकंड। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं इसको। ये है हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब यहाँ पे जो मैंने ये आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताई है, ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है कहीं पे, एच साई इज इक्वल्स टू ई साई, ये ऊपर कैप लगा होगा। तो दिस इज ऑल्सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे एच जो है दैट इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, इसको मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि इससे पहले आपको आइजन वैल्यू और आइजन फंक्शन पता होना चाहिए। दिस इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये जो है एनर्जी है, ठीक है, टोटल एनर्जी। तो ये भी दिस इज ऑल्सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसको मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगी जब मैं आइजन वैल्यू आइजन फंक्शन इसकी बात करूंगी, ठीक है। तो ये भी हमारा ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। सबसे पहले मैं आपको ऑपरेटर्स भी बताऊंगी क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ द वेव फंक्शन एंड इट्स स्क्वायर्ड वैल्यू साई स्क्वायर। अब मैंने आपको यहाँ पे साई की बात कर दी है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है। साई का एक्चुअली में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। वेव फंक्शन साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस एज सच, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस एज सच नहीं है। बट साई स्क्वायर जो है उसका है सिग्निफिकेंस। साई स्क्वायर जो है वो हम बताता है इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव एक पॉइंट पे, ठीक है जी। मतलब साई स्क्वायर जो है वो हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के एक पॉइंट पे, वो हमें साई स्क्वायर बताता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक पॉइंट पे क्या है वो हमें साई स्क्वायर बताता है, ठीक है जी। तो साई स्क्वायर एट एनी पॉइंट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि वहां पे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो प्रोबेबिलिटी को बेस्ट एक्सप्लेन श्रोडिंगर ने कैसे किया था, अपने श्रोडिंगर स्कैट एक्सपेरिमेंट। तो श्रोडिंगर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि फेमस है एज श्रोडिंगर स्कैट एक्सपेरिमेंट। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है ये। इसमें इसने क्या किया था, एक डब्बा लिया, उस डिब्बे में एक बिल्ली को बंद कर दिया, बिल्ली मुझे बनानी नहीं आती, उसने एक डब्बे में कैट को बंद कर दिया, उसमें उसने पॉइजन डाल दिया, जहर डाल दिया, ठीक है, बंद है जी बिल्ली इसमें। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, बिल्ली अगर इस जहर को खाती है तो मर जाती है, बिल्ली अगर इस जहर को नहीं खाती है तो नहीं मरती है। जब तक डब्बा बंद है तो लोगों ने कहा कि प्रोबेबिलिटी है कि बिल्ली मर भी सकती है, बिल्ली नहीं मर सकती। तो बट श्रोडिंगर ने क्या कहा, कहता मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये गंदी सी बिल्ली बना रही हूं मैं, ये बिल्ली ने पॉइजन खाया, ये बिल्ली ने पॉइजन नहीं खाया, तो ऐसा जो है ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दिस इज क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअली। तो कैसे पता चलेगा हमें बिल्ली ने जहर खाया कि नहीं खाया, जब हम इसको ओपन करेंगे, डब्बे को खोलेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी भी ऐसी है कि प्रोबेबिलिटी मीन्स वी आर नॉट श्योर कि हाँ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, जस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है जी। तो इसको एक्सप्लेन किया था श्रोडिंगर ने अपना श्रोडिंगर स्कैट एक्सपेरिमेंट के साथ। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, अब देखो, अब मैंने तुम्हें बताया था हमने कैसे एक्सप्लेन किया था न्यूक्लियस को, एटम को कैसे पढ़ा था कि न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है, उसके जो है बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में। तो बोहर ने बोल दिया था कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं,
तो उनका फिक्स्ड पाथ है। अब अगर फिक्स्ड पाथ है तो मतलब इट्स फिक्स्ड कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, बट ये भाई साहब बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी है, तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी है। मीन्स लाइक अगर कोई पूछे बाहर से आके, मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस कमरे में वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं यहाँ पे भी खड़ी हो सकती हूँ, मैं वहां पे, मतलब मैं कमरे में हूँ बट मैं यहाँ भी हो सकती हूँ, वहां भी हो सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी है मैं कहाँ हो सकती हूँ, बट फिक्स्ड पोजीशन नहीं है कोई। तो इलेक्ट्रॉन के केस में भी ऐसा है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस विच रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड एन ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया। बोहर ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ऑर्बिट्स है। बोहर ने ऑर्बिट की बात करी थी कि सर्कुलर पाथ्स है, ऑर्बिट उनको बोलते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बट यहाँ पे इसमें ऑर्बिटल की बात करी है कि 3 डायमेंशनल स्पेस है। ऑर्बिटल जो है 3 डायमेंशनल स्पेस है, वहां पर प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन होने की। द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस विच रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड एन ऑर्बिटल, ठीक है। दैट इज वाई द वेव फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन को हम ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी बोलते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल भी बोलते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल आगे जाके हमने बहुत कुछ पढ़ना है इसके साथ। अब इलेक्ट्रॉन के पास बहुत सारे वेव फंक्शन है, इसका मतलब उसके पास बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल है एक एटम में, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात करी थी इसने कि जो स्पेस है, जो रीजन ऑफ स्पेस है न्यूक्लियस के अराउंड, जो हमें बताता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किसकी, ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ गिवन एनर्जी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो यहां पर सपोज मैं ऐसे बना रही हूं कि यहां पर हमारे पास न्यूक्लियस है, तो यहां पे मैं यहां पे डॉट बना रही हूं, ठीक है। तो यहां पर मतलब ये देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डॉटेड एरिया ज्यादा है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा है। अगर हम दूर जाते जाएंगे तो यहाँ पे डॉट्स डॉट्स कम होते गए, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की टेंडेंसी थोड़ी कम होगी। जीरो नहीं है, शार्प बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है, एक शार्प बाउंड्री नहीं है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जहां जैसे ही वो दूर जाता जाएगा, ठीक है, दूर जाता जाएगा न्यूक्लियस के, प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज नेवर एवर जीरो। जीरो नहीं होती। हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जीरो है, नहीं, जीरो नहीं है, डिक्रीज होती जाती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का तो आपको पता ही है, प्रोबेबिलिटी आप जो मैथ्स वाले स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी सम भी करते हो, प्रोबेबिलिटी में चांस है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम एटॉमिक ऑर्बिटल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल में भी डिफाइंड एज द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। 3 डायमेंशनल स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस विद इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ गिवन एनर्जी इज मैक्सिमम। 3 डायमेंशनल स्पेस है न्यूक्लियस के अराउंड, जहां पर प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की इज मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 चीजें पता चली हैं। एक हमें पता चला था कंसेप्ट वेव फंक्शन क्या होता है, साई स्क्वायर, ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल पता चला कि एटॉमिक ऑर्बिटल है, दैट इज द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है जी। अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, हमने बात करी थी ऑर्बिट और ऑर्बिटल की। तो सबसे पहले हमने डिफरेंस करने हैं, ये डिफरेंस पेपर में पूछ लेते हैं सब्जेक्टिव पेपर में, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या क्या डिफरेंस है। तो ऑर्बिट पहले बोहर ने बता दिया था कि ऑर्बिट क्या है, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड पाथ जो है दैट इज ऑर्बिट। ऑर्बिटल मैंने भी बताया था जो डॉट्स वाला, दैट इज ऑर्बिटल, जो 3 डायमेंशनल स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस, 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज ऑर्बिटल, ठीक है। जहां पर प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की वो मैक्सिमम है, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल इज 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विद इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, मींस 90%. An orbit is a well-defined circular path around the nucleus in which the electron revolves. तो नेक्स्ट ऑर्बिट क्या है,
ऑर्बिट प्लेनर मोशन बताता है इलेक्ट्रॉन की अराउंड द न्यूक्लियस, बट ऑर्बिटल रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। और ऑर्बिटल जो है 3 डायमेंशनल मोशन बताता है। अब जो ऑर्बिट का कंसेप्ट है दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मैंने बताया कि अगर वो फिक्स्ड पाथ में घूम रहा है तो मतलब उसकी वेलोसिटी और पोजीशन पता नहीं चाहिए, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल वी कैन नॉट फाइंड द वेलोसिटी एंड अनसर्टेनिटी वेलोसिटी एंड पोजीशन साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट नहीं करते, मतलब ये विद वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जो कंसेप्ट है ऑर्बिटल का दैट इज इन अकॉर्डेंस विद वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग सारे ऑर्बिटल्स डिस्क लाइक है, बट अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल जो है हर ऑर्बिटल की डिफरेंट शेप है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको 3 टाइप के ऑर्बिटल्स बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, यहीं पे मैं आपको शेप्स बता दूंगी। यहाँ पे एस ऑर्बिटल है, ठीक है, पी ऑर्बिटल है और डी ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल्स भी होते हैं, ठीक है। अब उसने कहा कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स की डिफरेंट शेप है। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर एस ऑर्बिटल की, तो एस ऑर्बिटल है जो ये स्फेरिकल शेप है, ठीक है। एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप। उसके बाद पी ऑर्बिटल जो है ना ये 3 होते हैं अभी, एक एक्स एक्सिस एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ, मतलब कि कोई भी एक्सिस तुम ले सकते हो, जरूरी नहीं है। अगर मैं इधर करूं तो ये है पी एक्स, तो ये है पी वाई। एक्सिस तुम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो जी, ये है पी जेड। तो 3 पी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डी ऑर्बिटल्स, तो डी ये है डबल शेप, ठीक है। पी ऑर्बिटल्स जो है डबल शेप्ड है। नेक्स्ट मैं बात करूं अगर डी ऑर्बिटल्स की, तो डी ऑर्बिटल्स टोटल हमारे पास 5 है, 5 डी ऑर्बिटल्स है। यहाँ पे पी ऑर्बिटल्स आगे थे पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और डी ऑर्बिटल्स जो 5 है वो है हमारे पास डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। तो इनकी डबल शेप है। तो इसकी शेप की बात करते हैं। अगर हम ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इनके बीच में ये लोब्स हैं, तो ये है डी एक्स वाई, ठीक है। ये जो लोब्स हैं ये क्या है, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप सिर्फ शेप समझ लो एक बारी, ये लोब्स का क्या सिग्निफिकेंस है। उसके बाद नेक्स्ट है वाई जेड, तो ये वाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस। मैंने बोला अपने अकॉर्डिंग तुम एक्सिस ले सकते हो, तो ये हमारे पास बन गया डी वाई जेड ऑर्बिटल। नेक्स्ट अगर हम बात करें डी एक्स जेड की, तो ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो ये हमारे पास बन गया डी एक्स जेड ऑर्बिटल। अगर मैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस एक्सिस के ऊपर ही है ये लोब्स, तो ये हमारे पास है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं डी जेड स्क्वायर की बात करूं, तो यहाँ पे ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे एक ये लोब, उसके ऐसे, ठीक है, लाइक जो बेबी निपल होता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने बात करी एस ऑर्बिटल्स की, पी ऑर्बिटल्स की और डी ऑर्बिटल्स की। एस ऑर्बिटल एक ही है, ठीक है, स्फेरिकल शेप है। एस ऑर्बिटल जो है हमारे पास, तो ये है स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल। और जो पी ऑर्बिटल्स हैं ये हमारे पास क्या है, डम्बल शेप, ठीक है। जो डी ऑर्बिटल्स है 5 डी ऑर्बिटल्स, ये हमारे पास क्या है, डबल डम्बल शेप, इनकी डबल डम्बल शेप है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑर्बिट्स डू नॉट हैव एनी डायरेक्शनल कैरेक्टर। सारे ऑर्बिटल्स डिस्क लाइक है, तो उनका कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अब देखो यहाँ पे एस ऑर्बिटल को छोड़ के बाकी सारे डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक है। एस स्फेरिकल है, ये एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, जेड एक्सिस, सबका डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज 2n स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हर ऑर्बिटल में यहाँ पे 2n स्क्वायर, n जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, तो यहाँ पे ऑर्बिटल के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिटल में 2 हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बात करूं कि एस ऑर्बिटल में, तो एस सिंगल ही है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं पी की, तो 2 पी एक्स में, 2 पी वाई में, मैक्सिमम 2 इसमें। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल में कितने हो सकते हैं, 6 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल इज 2। एस में 2 आ गए, पी के 1 में 2 है,
अगले में 2, अगले में 2, मतलब टोटल p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, जिसको मैं जैसे मर्जी ऐसे मैं इसको शो कर सकती हूँ। इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे शो करती हूँ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन इन टोटल p में हो सकते हैं। d में देखो अब 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब कि अगर मुझे d इलेक्ट्रॉन्स को लिखना हो कि d में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो d में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे d ऑर्बिटल्स को वैसे लिख सकती हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s ऑर्बिटल 2 है, p में 6 है और d में कितने आ रहे हैं आपके पास 10। ठीक है जी। बट एक ऑर्बिटल की बात करें तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो ये है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो फीचर्स के बीच में ही मैंने एप्लीकेशन बता देनी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टू हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एप्लीकेशन है फॉर हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहला फीचर है इसका, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव ओनली क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व किया गया तो उसने कुछ पॉसिबल वैल्यूज एनर्जी की दी। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये एच साई इज इक्वल टू ई साई, ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही है। तो ये हैमिल्टनियन ऑपरेटर है, दिस इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। साई तो आपको पता है वेव फंक्शन है, तो ये क्या है एनर्जी, एनर्जी की वैल्यू। अब उसने बोला है हाँ जी, दीज वैल्यू ऑफ एनर्जी कॉरेस्पॉन्ड्स टू एनर्जी लेवल विच द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन ऑक्यूपाई। ये वैल्यूज जो एनर्जी की वो एनर्जी लेवल बताती है जहां पे इलेक्ट्रॉन जिसको ऑक्यूपाई कर सकता है, और इन वैल्यूज को हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज। और ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन है इसको हम बोलते हैं आइगन फंक्शन। तो सबसे पहली बात है आइगन वैल्यू किसको बोलना है और आइगन फंक्शन किसको बोलना है। देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ऑपरेटर क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब मैं कंप्यूटर चला रही हूँ तो आई एम द ऑपरेटर, मैं ऑपरेटर हूँ, मैं कंप्यूटर को ऑपरेट कर रही हूँ, और कंप्यूटर का फंक्शन। मेरे ऑपरेट करने से कंप्यूटर का कुछ घिस नहीं रहा, कंप्यूटर एज सच रह रहा। ठीक है, तो मतलब वो फंक्शन जो है वो क्या है आइगन फंक्शन। मतलब क्या है, यहां पर ये इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन में ये क्या है वेव फंक्शन, ये क्या है वेव फंक्शन। यहाँ पे h की कोई वैल्यू है जो कि आपके भी सिलेबस में नहीं है, h की जो वैल्यू है। अब ये जो ऑपरेटर है, ठीक है, ये इस फंक्शन के ऊपर वर्क कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं d बाय डी एक्स डिफरेंशियल एक ऑपरेटर है, ये एक्स स्क्वायर के ऊपर वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आता है d बाय डी एक्स स्क्वायर आपको पता होगा 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है ऑपरेटर, ये क्या है आपके पास फंक्शन, वेव फंक्शन या फंक्शन जो भी है। अब देखो यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे x आ गया। सपोज हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आती जो भी आगे वैल्यू आती और साथ में एक्स स्क्वायर आ जाता, तो मतलब जिसके ऊपर ये ऑपरेटर लगा है, जिस वेव फंक्शन के ऊपर ये ऑपरेटर लगा है, वो वैल्यू हमारे पास एज सच आ गई। अगर आती तो एज सच आ गई तो वो क्या होना था आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन। मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये ए साई इज इक्वल टू ई साई, एच साई भी लिख लो इसको, तुम एच के एक साथ ही बात करो। एच जो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जब इस वेव फंक्शन के ऊपर वर्क कर रहा है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जब इस वेव फंक्शन के ऊपर वर्क कर रहा है, तो वो वेव फंक्शन एज सच हमारे पास आ रहा है। तो वो जो है ये फंक्शन जो है दैट इज आइगन फंक्शन। ये भाई साहब किसी बुक में एज सच नहीं लिखा हुआ, इसको दिमाग में बिठा लेना। और इसके साथ जो वैल्यू आ रही है उसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यू। आइगन फंक्शन क्या होता है, आइगन फंक्शन है अगर कोई ऑपरेटर फंक्शन के ऊपर काम कर रहा है बट रिजल्ट में वही फंक्शन एज सच हमें वापस मिल जाए, साथ में कोई भी वैल्यू आए, साथ में वैल्यू 1 भी आ सकती है, मतलब कुछ नहीं मीन्स 1 इज आइगन वैल्यू, साथ में कोई भी वैल्यू आए वो होती आइगन वैल्यू। इसका मतलब यहाँ पे ये जो फंक्शन है दैट इज आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन क्या होता है, दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब कोई ऑपरेटर किसी फंक्शन के ऊपर वर्क करे, किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करे, तो वो फंक्शन एज सच दोबारा वापस आ जाए, और उसके साथ वो आइगन फंक्शन है, और उसके साथ जो वैल्यू आती है दैट इज आइगन वैल्यू। ठीक है,
अब ये जो क्वांटाइज्ड वैल्यू हमारे पास एनर्जी की आई कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन किसी भी इलेक्ट्रॉन के, उसको हम क्वांटम नंबर से पढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है जी। तो ये था फीचर, ये था कि ये था एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। अब श्रोडिंगर भाई साहब ने भी मल्टी इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम थे जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, ये फेलियर है श्रोडिंगर का, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए वो काम नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे ये इसकी एप्लीकेशन है। अब बाकी फीचर्स क्या थे क्वांटम मैकेनिकल, क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी जो ऑब्टेन कैसे करते हैं, सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, ये बता देता। साई स्क्वायर क्या, साई स्क्वायर मैंने एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे से, साई स्क्वायर का क्या काम है, साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी बताती है। ऑर्बिटल का कंसेप्ट बता देता है इसने, एटॉमिक ऑर्बिटल बहुत ज्यादा है तो मतलब वेव फंक्शन, मतलब ऑर्बिटल वेव फंक्शन है एक से ज्यादा तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। अब ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो साई है उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉन की। जब हम क्वांटम नंबर में डिस्कस करूंगी आपके साथ तो आपको पता चलेगा कि उससे आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, कहाँ कौन से ऑर्बिटल में है, कहाँ पे उसकी पोजीशन है, क्या उसका स्पिन है, ये सब कुछ हमें यही बताता है। ठीक है, तो ये था मेरा आज का लेक्चर, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है और कुछ रह गया होगा तो आई एम सॉरी। तो थैंक्स, और ये लेक्चर को प्लीज अच्छे से देखना एंड समझना, एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच। हाँ जी, एक चीज मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि बार बार ये क्वेरीज आ रही हैं कि वीडियोस जो है लेक्चर 3 के बाद सीधा लेक्चर 11 है यूट्यूब पे। तो भाई साहब मैंने आपको पहले ही बोला है कि ऐप डाउनलोड करो। ऐप है क्लिक इंस्टीट्यूट ऐप, डाउनलोड दिस ऐप। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर सपोज आपको नहीं पता चल रहा है प्ले स्टोर में ऐप कहाँ पे है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन 7888483804। थैंक यू सो मच।